हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्ष, आपने देखी थी क्या वीडियो? अच्छा, सबने देखी है क्या वो? वेट ऊपर लगता है या नीचे? अच्छा, चलो, सही है। मैंने तो लास्ट मोमेंट पे छोड़ दिया था, मैंने तो मना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा। एक यार टीचर्स डे पे वीडियो बनाई थी हम लोगों ने। मुझे ना धीरज सर कहते हैं कि सर ने बहुत नेचुरल एक्टिंग थी। मैंने कहा हाँ, जब एक्टिंग ही नहीं की तो वो तो नेचुरल ही होगी। कुछ किया ही नहीं। मेरी मॉम मनीष सर बने थे। स्क्रिप्ट गगन सर ने लिखी थी। सब कुछ गगन सर ने किया था। मैं तो वही कह रहा हूँ कि मैंने तो कह दिया था कि यार मेरे से नहीं होता, आप ही कर लो। वो तो वो तो वो एंड पीछे ही पड़ गए, वो घर ही आ गए कैमरा लेके कि नहीं, करनी ही पड़ेगी। उन्होंने एक दूसरी भी बनाई हुई है ना अपनी, जिसमें सारे रोल्स उन्होंने ही किए हुए हैं। दो हैं सिद्धार्थ, एक में सारे गगन सर वाले हैं, एक में और टीचर्स भी हैं। कैमरा कब कह रहे हो आदित्य? जब वो गाना चल रहा था वो वाली? गगन सर ने, सब कुछ गगन सर ने ही किया। हाँ, वही था, मेरे ही घर में था वो भी। चलो, अपना बच्चों फ्राइडे को है, ठीक है? तब वो मैंने मतलब कर ली बात सारे टीचर से। फ्राइडे को जो 3 बजे धीरज सर की क्लास है, उसमें है अपना सेशन। तो कर लो सब तैयारी। मैनेजमेंट कोटा क्या होता है? ये कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में होता है कि मतलब आपके कुछ मार्क्स आए हो ना आए हो, मतलब वो सिर्फ ज्यादा पैसे देके हो जाती है एडमिशन। मतलब वो प्राइवेट कॉलेजेस में ही है, इधर नहीं होता। आईआईटीज एनआईटीज वगैरह में नहीं होता। थापर में है। गुरसा, अंशुमन तुम क्यों पूछ रहे हो? इसीलिए कि वो ढूंढे क्या है, अगर वो आसान है तो।
हाँ बच्चों, आज क्या डिस्कस। आईआईटी में कोई वो नहीं है तरीका। एडमिशन का एक्सेप्ट फॉर एग्जाम क्लियर करना। इसको लेके तो एक बहुत अच्छी ना, मैं भूल गया, एक वीडियो है, मैं ढूंढूंगा, मैं आपको शेयर करूंगा कि अ, कोई इंडिया का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था। अ, उसने किसी आईआईटी के डायरेक्टर को अपने घर बुला के एक बार बोला था कि अ, कि भाई, पता नहीं कौन था, कि भाई उसकी एडमिशन कर दो। अ, तो वो मना हो गया था, मतलब ऑब्वियसली कि नहीं हुई थी, यही कहा था कि भाई एग्जाम दिलाओ तो ही मिल सकती है। हाँ भाई बच्चों, क्या डिस्कस करना है आज। सर्कुलर का क्या था, पहले सर्कुलर खत्म करते हैं। XI01 सर्कुलर, ठीक है। हाँ बच्चों, क्या करना था XI0 में। EF। हम्म। हाँ बच्चों, ई पार्ट में ये जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, उसमें फिगर इतना क्लियर नहीं है आपके मॉड्यूल में। ये फिगर जैसे मैंने बनाया है, इस तरीके से कर लो। मतलब व्हाट दिस मींस इज कि बेसिकली ए का जो रेडियस है वो छोटा है कंपेयर टू बी। आगे बच्चों, और कोई इसमें। एफ पार्ट। डन बच्चों। बच्चों एक बार हिसाब आ जाए तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही लगेंगे आपको सर्कुलर के।
हाँ जी। एक्सरसाइज 1। एनी डाउट बच्चों, ई पार्ट? डी का 28th। D28 जो है ये वो कोनिकल पेंडुलम वाला केस है। हाँ जी। इसमें बच्चों आगे कोई ई एफ? डन। ओके। नेक्स्ट क्या था बच्चों? 3B ऑफ वर्क पर एनर्जी। ठीक है। हाँ बच्चों, 3B में बताओ। ये बच्चों थर्ड का क्या आंसर आएगा? सिंगल करेक्ट में थर्ड का। बताओ भाई।
तो आपको पूछा है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ सरफेस इन ड्राइंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर ऑन द सरफेस। तो बताओ बच्चों, क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए ना? बाय जीरो क्यों आया? रीजन क्या है जीरो आने का? बिकॉज सरफेस मूव नहीं कर रही, राइट? ठीक है। नहीं, ये कुछ लोगों ने बच्चों ये गलत लिखा है। ऐसा नहीं है कि वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है कुछ। रीजन इसका ये है कि जब आप पेंसिल से लिख रहे हो तो पेंसिल का जो पोर्शन सरफेस के कांटेक्ट में आया वो तो वहीं पे ही रह गया ना। वो तो एक तरह से चिपक ही गया सरफेस के साथ। तो बेसिकली कुछ मूवमेंट नहीं हो रही। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जिस पॉइंट के ऊपर लग रही है उस पॉइंट की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। ठीक है, आगे बचो। मल्टीपल में फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्स कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी एंड पावर का बताना है आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। उसका आंसर क्या दिया हुआ है बच्चों? ये वाले का थर्ड का सी दिया, डी दिया हुआ है? थ्री बी, ये सिंगल करेक्ट वाले का डी है ना? डी होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये कांस्टेंट फोर्स है बच्चों। तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो मतलब जो वेलोसिटी होएगी वो हो गई कुछ एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी का तो ये सी वाला ग्राफ हो ही गया। अब पावर क्या हुई? फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब फोर्स कांस्टेंट है, राइट? तो इसका मतलब पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो गई, और वी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये ए आ गया। तो ए और सी आएंगे इसके। आगे बचो फिफ्थ के बाद। नाइन्थ का ए, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो, ये गलत है। आप एक पेन को अपने हैंड पे रख के मूव करो तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रही है, लेकिन पेन के पास काइनेटिक एनर्जी तो आ गई। आगे ट्वेल्थ क्वेश्चन, नो वर्क डन, मैन कैरिंग अ बकेट ऑफ वाटर walking on a level road with uniform velocity. एक्चुअली इसमें ना ए में, खैर आप कोई भी फोर्स ले लो,
जीरो ही आएगा। आइडियली मेंशन होना चाहिए कि कौन सी फोर्स। तो अगर हम ए में सोचें अलग अलग फोर्सेस, बेसिकली एक फोर्स कौन सी होएगी, जो मैन बकेट के ऊपर लगा रहा होगा, वो ऊपर की तरफ ही लग रही होगी, उसके एमजी को बैलेंस कर रही होगी, उस फोर्स का भी वर्क डन। आप फर्स्ट में तो सीधा ऐसे भी सोच सकते हो ना कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो कोई भी फोर्स हुई उसका वर्क डन जीरो ही आएगा, क्योंकि जहां पर भी किसी फोर्स का वर्क डन नॉन जीरो आया तो वो वाला पार्ट जो है वो मूव करना शुरू, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आगे बचो। कॉम्प्रिहेंशन। ये ट्वेल्थ में बचो, जैसे बी ऑप्शन है, ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग वर्टिकली विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अगेन अगर हम नेट फोर्स लेंगे तो उसका वर्क डन तो जीरो आएगा। अगर अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स लेंगे तो उसका वर्क डन आएगा। इन्होंने क्या आंसर दिया हुआ है? ए बी सी। तो फिर इसका मतलब है वो नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है बच्चों, लिख लो क्लियरली, नेट फोर्स। ठीक है, तो मतलब फिर डी में क्या प्रॉब्लम है? अगर हम नेट लेते हैं तो फिर डी आंसर क्यों नहीं आएगा बच्चों? ट्वेल्थ में। बोलो भाई। आप सीधा नेट फोर्स का वर्क डन किस तरह देखोगे बच्चों? इसका रीजन आप मतलब काइनेटिक एनर्जी से दोगे कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डी ऑप्शन में कुछ मेंशन्ड नहीं है कि वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर तो कहीं ये लिखा होता है कि वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, फिर तो हमारा जो आंसर है वो डी भी वर्क डन जीरो आ जाता है नेट। ठीक है, तो जस्ट क्योंकि उसमें मेंशन नहीं है तो, और बाकी सब में तो पक्का ही जीरो है, तो इसलिए हमने डी मार्क कर दिया। राइट। मल्टीपल में इससे पहले भी था क्या कोई और? आशीष आपने शायद फोर्थ का था। हाँ फोर्थ देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। Force acting on a particle for equal time intervals can produce the same change in momentum but different change in kinetic energy. ए ऑप्शन को कैसे चेक करोगे आप? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से। तो अगर फोर्स सेम है, टाइम सेम है, तो इम्पल्स सेम होगी। इम्पल्स सेम होगी तो चेंज इन मोमेंटम सेम ही होगा। ठीक है,
इसमें शायद आपको कंफ्यूजन ये हुई होगी, मतलब हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग बॉडीज हो, चाहे अगर बॉडीज अलग अलग भी हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सेम मास है, अगर आप सेम ले लोगे फिर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, फिर तो दोनों कुछ ही सेम हो गया। हम बात कर रहे हैं फॉर डिफरेंट बॉडीज। तो अगर बॉडीज डिफरेंट हैं तो भी अगर उनपे सेम फोर्स लग रही है और सेम टाइम के लग रही है, तो उन बॉडीज का चेंज इन मोमेंटम तो सेम ही होगा। सिमिलरली बी ऑप्शन में अब हम क्या कह रहे हैं, फोर्स एक्टिंग फॉर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स का वर्क डन सेम हुआ। तो वर्क डन सेम है तो डेल्टा के ही सेम होगा दोनों का। ठीक है, सी ऑप्शन, force acting on a particle for equal time intervals can produce different change in momentum but same change in kinetic energy। तो सी सही है गलत है, सी गलत हो गया। अगर फोर्स इक्वल टाइम इंटरवल्स के लिए लग रही है तो सेम चेंज इन मोमेंटम ही होगा। और डी भी गलत हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। 15th क्वेश्चन आप इक्वेशंस ऑफ मोशन से कर सकते हो। इक्वेशंस ऑफ मोशन से करने का ये तरीका होगा कि आप एक की एक्सेलरेशन जी साइन थीटा 1 बोलो, एक की एक्सेलरेशन जी साइन थीटा 2 बोलो, और जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो ध्यान रखना अलग अलग होंगी। दोनों की हाइट सेम है, तो लेफ्ट वाले की जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द इंक्लाइन वो क्या हो गई, एच अपॉन साइन थीटा 1। राइट वाले की क्या हो गई, एच अपॉन साइन थीटा 2। तो इससे टाइम निकल आएगा। और अगर आप थर्ड इक्वेशन लगाओगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो a इंटू एस जब आप करोगे तो a में साइन थीटा आएगा, s में h अपॉन साइन थीटा आएगा, तो वो साइन थीटा कट जाएगा। ठीक है, और नहीं तो सीधा एनर्जी से तो कर ही सकते हो। हाँ जी, पैसेज 4। फोर्स कांस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है। both the springs are massless। तो राइट साइड वाला जो स्प्रिंग है वो एक्स नॉट अमाउंट से, मतलब उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल है। तो अब हम कैसे निकालेंगे भाई, अगर हम याद करें हमने कैसे निकाला था, नॉर्मली स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकाला था, के के एक्स इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट किया था। तो अब इस केस में जो फोर्स है वो फोर्स क्या बन गई, के नॉट एक्स स्क्वायर स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू एक्स। तो मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू एक्स नॉट, तो ये आ गया हाफ के नॉट एक्स क्यूब, हाफ नहीं 1/3। समझ आया बच्चों। तो 11th का आंसर आएगा ए। तो अब इसके बेसिस पे आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो 12th में। बेसिकली वो रेस्ट पे आ गया, तो लेफ्ट, तो देखो अब क्या बनेगा, लेट्स सी कहीं आंसर शायद कोई गलत ना हो।
मास दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हमारी इक्वेशन ये बननी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड हाफ इंटू 10/3 इंटू 0 माइनस 2 स्क्वायर। अब लेफ्ट वाले स्प्रिंग में हाफ के नॉट इज 2, के नॉट 2 था ना। x² अब राइट साइड वाले स्प्रिंग में 1/3 के नॉट x³। अच्छा, ये क्यूबिक बनेगी। So we get 2/3 x³ plus x² is equal to 20/3, ये बनता है। तो इससे बन गया 2x³ plus 3x² is equal to 20। ऑब्वियसली हम इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते, थोड़ा हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा। अगर x को मैं 2 डालता हूँ तो 16 प्लस, तो भी 28 आ गया, है ना। फिर 13th का भी नहीं आ रहा होगा। हम्म क्या दिया हुआ है 12th का आंसर हो जाए उन्होंने। 2। फिर बच्चों बस ये कर लो, मतलब ये राइट साइड वाला जो स्प्रिंग है ना, इसके के नॉट को 1 मान लो। मतलब ये क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, ये आइडली ऐसे दिया होना चाहिए, इससे आपका आंसर एग्जैक्ट 2 आ जाएगा। तो ये करेक्शन कर लो क्वेश्चन में, कंसेप्ट में कोई गलती नहीं है, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। जब कंसेप्ट में तो और कुछ है ही नहीं, मतलब वही बस चेंज क्या किया है, सिर्फ राइट साइड का स्प्रिंग कांस्टेंट ही चेंज किया हमने, तो उसका तो बस यही आना था चेंज।
मुझे लग रहा है पता है क्या हुआ है, जिस मतलब ये मतलब अब खैर मुझे ये तो याद नहीं अब कहाँ से डला है क्वेश्चन, कैसे डला है। मतलब जिसने भी ये फ्रेम किया होगा ना, उसने क्या किया गलती से, जब ये राइट साइड वाले स्प्रिंग की एनर्जी लिखी तो उसको लिख दिया हाफ के एक्स स्क्वायर, और के को पुट कर दिया के नॉट एक्स। उससे बनता है ये। हम्म। नहीं बट फिर तो 1/3 की टर्म ही नहीं आएगी नीचे। हम्म। नहीं फिर तो नीचे 1/3 की टर्म नहीं आई ना, फिर तो चेंज ही हो गया क्वेश्चन। छोड़ो बच्चों, लेट इट बी। मतलब वो गलत ही है, बस ये राइट साइड वाले का के नॉट 1 ले लो, फिर आ जाएगा। 9th का कह रहे थे कुछ। 9th का बच्चों आ रहा है ठीक आंसर। वैसे तो ये तो आसान ही है। अच्छा ठीक है। हाँ बच्चों आगे। आ, बच्चों ये वाला हो गया था, मतलब खैर ऐसा आपने करा भी था सिमिलर पहले, पैसेज 5। पैसेज 5 पूरा समझ आ गया ना सबको। अच्छा अच्छा, मैंने दिया ही था पहले, ठीक है। हाँ जी, मैट्रिक्स मैच में ये जो होता है ग्रेडियंट टर्म, बच्चों ग्रेडियंट का मतलब होता है मतलब जब हम किसी क्वांटिटी के साथ ग्रेडियंट लिख देते हैं, मतलब उसका उसका मतलब होता है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। एक्चुअली बच्चों मतलब जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है ना, हम दो टर्म्स यूज करते हैं कॉमनली। वन इज रेट, वन इज ग्रेडियंट। ठीक है। आइडियली इट मींस कि रेट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ग्रेडियंट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। वो लेंथ कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, एक्स वाई एटसेट्रा। ठीक है। बट कई बारी थोड़ा सा कई जगह पे मिक्स मैच सा हो जाता है, मतलब उतना कई बारी डेफिनेशंस में क्लियरली यूज नहीं की होती ये बात। कई जगह पे एक्स के रिस्पेक्ट में ही होता है तो उसको गलती से रेट बोला होता है कई डेफिनेशंस में। तो मतलब एनीवेज रेट में तो फिर भी एक आध जगह गलती है। ग्रेडियंट बिल्कुल सही है। ग्रेडियंट का मतलब तो हमेशा यही है कि विद रिस्पेक्ट टू लेंथ डिफरेंशिएट किया। ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट क्या हो गया, डी यू बाई डी एक्स, उसका नेगेटिव मतलब फोर्स। हम्म। इंटीजर। सेकंड क्वेश्चन। सो पावर इज कांस्टेंट, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट दिया हुआ है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मैक्सिमम वेलोसिटी।
तो देखो इस टाइप की कुछ सिचुएशन होएगी, इसको हम पीछे फ्रिक्शन लग रही है, आगे कोई फोर्स एफ लग रही है। अब ये फोर्स एफ कांस्टेंट नहीं है, ये हमें सिर्फ ये पता है कि जब किसी इंस्टेंट पे बॉडी की वेलोसिटी वी होगी तो फोर्स इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। तो करना क्या था, वेलोसिटी मैक्सिमम, देखो बच्चों मैक्सिमम से हमेशा हिंट लिया करो। वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब उसका डेरिवेटिव जीरो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स क्या हो गई, नेट फोर्स जीरो, तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स हो गई म्यू इनटू एन के इक्वल। और आपको ये भी पता है कि फोर्स इनटू वेलोसिटी जो है वो 100 होना चाहिए, तो यहाँ से v निकल आएगा। थर्ड क्वेश्चन, इसमें बस आप लगाना तो वर्क एनर्जी है, एक गलती करोगे, भाई ए जितना नीचे जाएगा उसके, अगर ए एक्स नीचे गया तो बी कितना ऊपर जाएगा, 2x। याद करो पुली रिलेशंस। एंड जब ए की वेलोसिटी 4 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगी तो बी की वेलोसिटी 8 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगी, ये यूज करना, ठीक है। सिक्स्थ का फिगर इज नॉट गिवन। ये इस तरीके से है बच्चों, जैसा कि लग रहा है कि क्वेश्चन हमने कहीं किया है पहले। दिस लेंथ इज 3, पार्टिकल को यहाँ से रिलीज किया तो कर्व्ड पार्ट्स पे चढ़ के, याद है किया हुआ है ना। थ्री ए में 3AE12, ये वाला है बच्चों, सेम क्वेश्चन। राइट, हाँ डन। और कुछ तो नहीं है। एक्सरसाइज 1 एफ पार्ट, इसमें कुछ है बच्चों एक्सरसाइज 3 में। ठीक है, बच्चों एक आपको वो पता चल गया होगा KVPY एग्जाम जो है दैट इज इन जनवरी, उसका तो आपको बहुत एडवांटेज हो गया। एडवांटेज इस तरह से हो गया
कि क्या होता था कि पहले जब केवीपीवाई होता था नवंबर में, तो वो सो कॉल्ड 10th का सिलेबस होता था, बट उसमें कई सारे 11th के कंसेप्ट यूज होते थे जो कि उस टाइम तक कवर ही नहीं हुए होते थे। तो अब तो जब जब तक होगा तब तक तो आपका 11th का पूरा सिलेबस ही खत्म हो गया होगा, तो इट बिकम्स इजी। हाँ, केवीपीवाई की टेस्ट सीरीज रखेंगे जनवरी में। हाँ, एनटीएससी भी जनवरी से तो, मतलब अभी तक नहीं आया कुछ, तो जनवरी से लेट ही होगा, उससे पहले तो नहीं होगा। मुझे लग रहा है वो वेट कर रहे हैं पहले एक बार जेई मेंस का कि भाई सब कुछ ठीक ठाक हो गया कि नहीं, तो फिर उसके बाद देखना सबने निकाल देना है फटाफट। अरे इतना मत सोचो अभी, पर साथ साथ हुआ तो मोस्ट लाइकली क्लैश नहीं होगा वो, और डेट्स अलग अलग ही देंगे। नहीं, केवीपीवाई के लिए बायो करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब वो 12th में दोबारा दे ही सकते हैं हम। वैसे भी उस टेस्ट का कोई फर्दर एडवांटेज नहीं है अगर आपको रिसर्च पे नहीं जाना, तो अननेसेसरी बायो पे टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं बनता उसके लिए। हाँ जी, इसमें क्या कह रहे थे भाई, एफ पार्ट? हाँ बच्चों, एक कुछ लोगों के स्कूल्स में एग्जाम्स हैं, ठीक है? तो यार बिल्कुल इन एग्जाम्स को नॉन सीरियसली दो, कुछ नहीं है। मतलब सीधी बात है यार, इसमें तो सारा आपको आता है जो किया हुआ है। कोई प्रिपरेशन, बिल्कुल जीरो प्रिपरेशन के साथ जाओ। और ऑनलाइन ही तो है, चीटिंग कर लेना, क्या बड़ी बात है। चीटिंग नहीं हो रही? तो वीडियो ऑन है तो क्या हुआ, टैब दूसरा खोल लो, वो थोड़ी पता चलेगा किसी को। हाँ बच्चों, लुक एट दिस क्वेश्चन 10th। इसमें बच्चों एक बात है समझने वाली। सी, आंसर तो सबने निकाल दिया, ठीक है? आपने आंसर कैसे निकाला है? क्या किया भाई जिन्होंने आंसर निकाला है? मतलब हमें पता है कि इस केस में जो ऐसे जब बॉडी जाती है तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी इज √5 g। हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हो गई √g। राइट? तो हमें पता है कि पूरे सर्कुलर मोशन में जो बॉडी की स्पीड है वो √gr से लेकर
√5 GR के बीच में वेरी करती है, राइट? तो जो उसका टाइम टेकन होगा, जो टाइम टेकन है वो डेफिनेटली 2πr बाय √GR से कम होगा, और टू पाई आर बाय √5 GR से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आई थिंक क्वेश्चन में आंसर इसके हिसाब से दे दिया होगा, 2πr बाय √GR करके, इजंट इट? यही क्या हुआ? ठीक है, तो ये एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते आप, मतलब वो अगर आप बना के देखोगे ना इक्वेशन, वो सॉल्व नहीं होती। ठीक है जी, आगे बचो। ई में सेकंड का क्या मतलब है? क्रिटिकल मतलब कि जस्ट मिनिमम वेलोसिटीज जो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए चाहिए, कि मतलब लोएस्ट पे √5 GR, हाईएस्ट पे √GR, उस तरीके से। आगे बचो। और क्या करना है आज बचो? करण, आप वो वाले क्वेश्चंस कह रहे हो जो मैंने पिछली बार दिए थे, वो जो हैंड रिटन क्वेश्चंस थे मेरे 6-7? वो मैं नेक्स्ट मंडे करूंगा डिस्कस, ठीक है? तब तक कर लो। ई का जो फर्स्ट है, कैन बियर अ मैक्सिमम apparent weight of 7 times mg। तो ये बच्चों apparent weight मैक्सिमम होगा कहाँ पे? लोएस्ट पोजीशन पे या हाईएस्ट पोजीशन पे?
कुछ लोगों ने लोएस्ट लिखा है, कुछ ने हाईएस्ट लिखा है। सोचो भाई। एपरेंट वेट कहाँ पे ज्यादा होगा, लोएस्ट पोजीशन पे या हाईएस्ट पोजीशन पे? लोएस्ट पे ही होगा ना। मतलब एपरेंट वेट कैसे देखते हैं बच्चों हमेशा? टेंशन से या नॉर्मल रिएक्शन से? तो वो कहाँ पे ज्यादा आ रहा है? लोएस्ट पे ही आएगा। ओके। नहीं, इस तरह मत सोचो, थिंक इन टर्म्स ऑफ टेंशन। उससे गलती नहीं होगी कभी, कि टेंशन लिखो या नॉर्मल रिएक्शन लिखो, उससे आ जाएगा हर्ष। अच्छा, एक 3A का एक क्वेश्चन था ना जो मैंने कहा था कि बाद में डिस्कस करेंगे। कौन सा था? ये तो वही आ गया, वैल्यूज भी सेम थी है ना, 12th वाला। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में बताओ आप, मतलब आपको पता है कि हमने कैसे किया था, उसके हिसाब से मुझे बताओ कि 40th क्वेश्चन, यस, कि सब सही था या कुछ गड़बड़ है इन आर वे? बताओ भाई।
हाँ बच्चों। क्या लग रहा है उस क्वेश्चन में? हमने कैसे किया था ये क्वेश्चन? देखो एक बार ध्यान से। हमने एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई की थी। मतलब जो सिचुएशन दी हुई है बच्चों, उसके हिसाब से क्या हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? यस। इशू क्या था? एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि ऊपर से जो बॉल है वो पैन के साथ टकरा रही है और उसके साथ चिपक रही है, और एक तरफ हम सीधा ऊपर से नीचे तक एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें इकट्ठे हो सकती हैं? हमने तो स्पेसिफिकली पढ़ा है कि भाई जब भी मतलब ऐसे दो बॉडीज चिपकती हैं आपस में तो वो तो इनइलास्टिक कोलिजन होता है, इजंट इट? तो वो क्वेश्चन तभी हो सकता है अगर आप ये एक गलत अजम्पशन मानो कि कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ। एक तरह से तो इन वे तो चिपक ही रहे हैं ना। तभी बच्चों दोनों बॉडीज साथ साथ नीचे जा रही होंगी ना। इसमें हमने यही माना होगा ना एनर्जी कंजर्व करते हुए कि पार्टिकल भी नीचे जा रहा है।
पैन के साथ। बस आप कह लो कि एक तरह से हमारा काम इसलिए चल गया कि पैन को मासलेस दिया हुआ था, ऑल्दो स्टिल एनर्जी लॉस तो हो सकता है। बेसिकली बच्चों क्या हो जाएगा, अगर हम एक बात समझें, मासलेस से किस तरह हमारा काम चल रहा है, देखो एक बार ध्यान से। एक बार मोमेंटम की इक्वेशन लगा के देखो, मासलेस होने से हमारा काम कैसे चल जाता है। हाँ भाई, बताओ। एक्चुअली अगर मासलेस है, अब आप मोमेंटम की अगर इक्वेशन लगाओ तो मासलेस बॉडी में तो कोई मोमेंटम की टर्म ही नहीं आएगी ना। आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम यू इज इक्वल टू एम वी। दूसरी बॉडी की तो कोई मोमेंटम की टर्म ही नहीं आई, राइट। तो क्या मतलब हुआ कि प्रैक्टिकली कोई चेंज नहीं आया वेलोसिटी में, तो इसलिए एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आया। बच्चों समझ आया ये। जब मासलेस है तो मान लो मैं मोमेंटम की इक्वेशन लगा रहा हूँ, तो वो तो ऐसे बन गया ना, एम वी प्लस जीरो इज इक्वल टू एम वी डैश प्लस जीरो। तो इसलिए वी डैश इक्वल टू वी आ गया। तो एक तरह से कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, तो इसलिए ये इसने काम कर दिया मासलेस ने। ठीक है। बच्चों बोलो, कुछ समझ आया कि नहीं। ठीक है, ऑलराइट। और क्या करना है बच्चों में, मतलब और हमारी क्या क्या डिस्कशंस अब पेंडिंग है।
और क्या क्या पेंडिंग है अपना? सर्कुलर की बस। अच्छा ठीक है। एक्सरसाइज 2 और 3 ऑफ सर्कुलर, राइट? नहीं नहीं, अभी कहीं नहीं, मैं तो आगे के लिए कह रहा हूँ। हाँ, एडवांस टेस्ट होंगे डिस्कस। हाँ। तो अब बच्चों, अपनी अगली क्लास कब है? कल है? कल तक कितना कर लोगे? 2 और 3 ये रख लें कल? टेस्ट की तैयारी तो यार अब हो चुकी होगी, आज थोड़ी करनी होगी अब। चलो ठीक है बच्चों, अब मैं 15 मिनट और दे रहा हूँ तुम्हें एक्स्ट्रा, इसमें कर लेना काम। राइट, फिर कल ये करते हैं डिस्कस। कल मैं आपको ना ऐसा करूंगा, क्लास में थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा फिजिक्स के, एनएलएम वगैरह के, आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है। चलो ठीक है बच्चों दिन। ओके। बाय बच्चों।